हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हड़कंप मचा हुआ है। लाहौर से लेकर कराची, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक बड़ी खबर आ रही है और खबर जुड़ी हुई है हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम से। पाकिस्तान में बैठे कुछ रिपोर्टर्स ये खबर दे रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कुछ बड़े पत्रकार पाकिस्तान से ये खबर भी दे रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को दरअसल जहर दिया गया है। वो कराची के एक अस्पताल में भर्ती है और उसका जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। उसे जहर किसने दिया, उसकी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, फिलहाल इस पर कोई साफ खबर नहीं है। पाकिस्तान से कोई भी खबर निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन हमने पाकिस्तान में बैठे कई रिपोर्टर्स की मदद से कुछ अहम लिंक ढूंढ निकाले हैं। क्या हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन का अंत बस सामने खड़ा है? क्या दाऊद इब्राहिम का बचना अब नामुमकिन है? दाऊद को जहर दिया तो आखिर किसने दिया? पाकिस्तान से आ रही सारी खबरें मिलेंगी आपको इस रिपोर्ट में। दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है। दाऊद इब्राहिम जो है, दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, भाई जी दाऊद इब्राहिम जो है वो मारा गया। दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में जो है वो मारा जा चुका है। अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, क्या वाकई भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है? क्या वाकई पाकिस्तान के कराची में दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है? क्या वाकई कराची के किसी अस्पताल में दाऊद इब्राहिम आखिरी सांसें गिन रहा है? क्या दाऊद इब्राहिम आईएसआई के लिए बोझ बन गया था, इसलिए मारा गया? क्या दाऊद इब्राहिम को भी किसी अज्ञात हमलावर ने जहर देकर मार डाला? अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होगा। ये मरा जाएगा ना तो उसको चुपचाप दफन कर देंगे और कोई बात नहीं कि वो मर चुका हो। इस वक्त ये खबर वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है। In case if this hypothesis which is being circulated, he has been poisoned, but this is the Russian model. So it means that in case if they are saying this and if Dawood Ibrahim is in Pakistan, इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है, अगर ये खबर वाकई सच है तो फिर न्यू ईयर की शुरुआत इससे बेहतर खबर से नहीं हो सकती। कल रात से ही पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हाई तौबा मची हुई है। पाकिस्तान का मेन मीडिया साइलेंट है। पाकिस्तान की आर्मी और वहां की हुकूमत भी चुपचाप है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि खबर क्या है। कहा जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त कराची के एक अस्पताल में भर्ती है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह आशंका जताई गई है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया है। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह कहा जा रहा है कि वो 2 दिन से अस्पताल में भर्ती है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम कराची के आगा खान अस्पताल में भर्ती है। दाऊद को अस्पताल के जिस फ्लोर पर रखा गया है वहां कोई दूसरा पेशेंट मौजूद नहीं है। सिर्फ उसके परिवार के लोग ही अस्पताल में उसके साथ मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले अचानक से दाऊद इब्राहिम की कराची के अपने घर में तबीयत खराब हुई। तुरंत घरवाले उसे लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुए। दाऊद इब्राहिम क्लिफ्टन के एरिया में रह रहा था। उसके कराची में 4 और पते कौन से हैं वो भी आपको आगे बताएंगे। दाऊद इब्राहिम जब भी कराची से कहीं निकलता है तो उसके साथ अपनी सिक्योरिटी के अलावा आईएसआई और लोकल पुलिस की सिक्योरिटी भी होती है। ऐसे ही कराची की गलियों में उसका काफिला निकलता है। कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले जब उसकी तबीयत अचानक से खराब हुई तो पूरी सुरक्षा के साथ उसे अस्पताल ले जाया गया।
बताया जाता है कि कराची के आगा खान अस्पताल में दाऊद इब्राहिम के लिए पहले से ही एक कमरा बुक होता है कि अगर किसी भी वक्त उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे तुरंत यहां भर्ती करवाया जाएगा। उस दिन भी यही हुआ। तुरंत अस्पताल को फोन पर सूचना दी गई कि दाऊद इब्राहिम अस्पताल पहुंच रहा है। इसके बाद तो आगा खान हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तुरंत बड़े बड़े डॉक्टरों को उसके खिदमत में तैनात कर दिया गया। जांच हुई तो पता चला कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया है। यह बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को दिया गया जहर एक स्लो पॉइजन था। जहर ने इतना असर किया है कि दाऊद के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। दाऊद इब्राहिम आगा खान अस्पताल के एक कमरे में बेहोशी की हालत में है और उसे बचाने की डॉक्टरों की टीम पूरी कोशिश कर रही है। इस वक्त ये खबर वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया है। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रही और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया और फिर उसके बाद उसके जो सारे अज़ा थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को घुस-घुस के जो है वो मारा जा रहा है और कभी ये कहा गया कि ये इराक की साजिश है, ये दूसरे मुल्क की एजेंसी जो हैं उनके गुमाश्ते उनके लोग जो हैं उनके एजेंट्स वो गली-गली फिर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। अब ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जो इस तरह के लोग जो मारे जा रहे हैं या जिनकी खबरें आती हैं ऐसी, उन सब का ताल्लुक कहीं न कहीं से ताने-बाने जो जाके जुड़ते हैं उन दहशतगर्दी के हमलों से जो कि इंडिया पर किए गए। अब दाऊद इब्राहिम का जो नाम है वो आप जानते हैं कि मुंबई हमले जो हैं उसके जो मास्टरमाइंड कहा जाता है। यह कराची के आगा खान हॉस्पिटल के बाहर का इलाका है। अब तो कहा जा रहा है कि यहां भी पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस ने सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी है। इस खबर के बाद पाकिस्तान की फौज से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इस घटना की जानकारी अमेरिका में ही दी गई है। यह बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर ने आईएसआई के चीफ को बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई है। यह सख्त हिदायत दी गई है कि यह खबर किसी भी तरह से लीक नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से अस्पताल का दाऊद इब्राहिम वाला फ्लोर खाली करवा लिया गया है। किसी भी तरह की अफवाह को रोकने के लिए सुबह से ही पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज भी रोक दी गई हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सब के सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई हैं? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। असल में पाकिस्तान की पूरी कोशिश यही है कि इस खबर को जहां तक हो सके उसे दबा दिया जाए। दरअसल दाऊद उसके लिए गले की वो हड्डी बना हुआ है जिसे न वो उगल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं। दाऊद भले ही कराची में पिछले 30 सालों से रह रहा हो, लेकिन पाकिस्तान ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। अब अगर पाकिस्तान कहता है कि दाऊद को जहर नहीं दिया गया तो इसका सीधा मतलब यह एक्सेप्ट करना होगा कि दाऊद पाकिस्तान में रहता है।
अगर वो दाऊद को जहर दिए जाने या इलाज की बात कहते हैं तो भी उनको मानना पड़ेगा कि दाऊद उनके यहां है। ऐसे में पाकिस्तान इस पर सिर्फ चुप्पी साधे हुए है। दाऊद इब्राहिम अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, भारत सबके मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में मौजूद है। उसने खुल के टेररिज्म की है और बड़े बड़े आतंक के हमले दाऊद इब्राहिम के नाम से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ये डिनाई करता रहा है कि हमारे पास दाऊद इब्राहिम है। आज अगर पाकिस्तान ये कंफर्म कर दे कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है तो जवाब कैसे देगा? जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में है। सबसे पहले तो अमेरिका ने आसिम मुनीर को कपड़े उतार के उल्टा लटका के छितर मारने कि तुम लोगों ने झूठ बोला है। तो अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होगा। ये मरा जाएगा ना तो उसको चुपचाप दफन कर देंगे और कोई बाइट नहीं कि वो मर चुका हो। आज जहर से नहीं तो पहले मर चुका हो, किसी को पता ही नहीं है। किसी के पास दाऊद इब्राहिम की पिछले कई सालों से कोई फोटो है, कोई मौजूद है खबर? उड़ती उड़ती खबरें आती हैं, वो मोस्टली अफवाहें होती हैं। तो दाऊद इब्राहिम के हवाले से वो अगर उसको जहर भी दिया गया है तो कैसे कंफर्म होगा? पाकिस्तान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया है, मर गया है, जिंदा है, हॉस्पिटल में है। दाऊद इब्राहिम संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित एक ग्लोबल टेररिस्ट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2003 में दाऊद इब्राहिम पर $25 मिलियन का इनाम रखा था। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम भारत का भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। भारत की एनआईए ने भी दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है और पाकिस्तान हमेशा ही दाऊद इब्राहिम को स्वीकारने से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान पिछले साल ही बड़ी मुश्किल से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है। अगर यह साबित हो जाता है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने सुरक्षित शरण दी हुई है तो उसका एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में जाना निश्चित है। इसी वजह से पाकिस्तान कभी भी यह बात सामने नहीं आने देगा कि उसने दाऊद इब्राहिम और उसके जैसे बाकी आतंकवादियों को शरण दी हुई है। दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है और भारत यह बात कई बार साबित भी कर चुका है। यहां तक कि दाऊद के कराची के पते भी भारत दुनिया के सामने एक्सपोज कर चुका है। ये कराची के वो इलाके हैं जहां दाऊद इब्राहिम रहता है। क्लिफ्टन बीच, डीएचए यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, बहरिया टाउन, यही पाकिस्तान में दाऊद के नए घर हैं। एक एक करके उसके नए पते नोट कर लीजिए। दाऊद के कराची में कुल 4 ठिकाने हैं। पहला है व्हाइट हाउस नियर सऊदी मस्जिद, क्लिफ्टन बी, हाउस नंबर 37, 30th स्ट्रीट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, नूरबाद, कराची, पाकिस्तान। दाऊद का दूसरा पता है 6A खाइबान तंजीम फेज, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कराची, पाकिस्तान। तीसरा पता है हाउस नंबर 29, मरगल्ला रोड, F6/2, गली नंबर 22, कराची, पाकिस्तान। और दाऊद का चौथा पता है मोइन पैलेस, 2nd फ्लोर, नियर अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह, क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान। कराची की नूरबाद कॉलोनी में जो दाऊद का बंगला है वो बहुत ही आलीशान और सुरक्षित बताया जाता है। ये एक महल नुमा बंगला बताया जाता है जहां दाऊद इब्राहिम बड़ी शान से रहता है। यह कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सुरक्षा बंदोबस्त में रहता है। दाऊद का कराची का घर किसी किले से कम नहीं है, इसीलिए उसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। बहुत कम लोगों को कराची में दाऊद के घर पर एंट्री मिलती है। परिवार में जब भी कोई फंक्शन होता है, मीडिया और कैमरों की सख्त मनाही होती है। बताया जाता है कि उसके काफिले में 3 बुलेट प्रूफ कारें शामिल होती हैं और ये कारें उसे ISI की तरफ से दी गई हैं और इन्हीं कारों के जरिए वो ट्रैवल करता है। सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्म कर रही हैं कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है और कुछ ख़बरें ये भी कह रही हैं कि शायद वो शदीद बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। पाकिस्तान से इस बात की कंफर्मेशन मिलना करीब नामुमकिन है कि वो पाकिस्तान में भी रहते थे। अगरचे भारत के टीवी चैनल्स भी इस बात की कई बार तस्दीक कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान में रहते हैं। भारत के टीवी चैनल्स को छोड़िए, कराची
कि कई शहरी जो कनाडा के शहरी भी हैं वो मुझे ज़ाती तौर पर और यहाँ की टोरंटो की महफ़िलों में बता चुके हैं कि उनकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई थी। लिहाजा दाऊद इब्राहिम जो भारत और अमेरिका दोनों को बेहद वक्त मतलूब हैं, वो किसी सीक्रेसी का शिकार नहीं इन टर्म्स के वो कराची में रहते थे। ये बात सभी जानते हैं मगर कहने को कोई तैयार नहीं। अब देखते हैं कि ये खबर कितनी सच्ची साबित होती है। 12 मार्च 1993 यानी जिस दिन दाऊद इब्राहिम ने पूरी मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट करवाए थे, 257 लोगों की मौत हुई, 1400 से ज्यादा घायल हुए। उससे पहले भारत पर इतना बड़ा आतंकी हमला कभी नहीं हुआ था। ये सीधी सीधी भारत की संप्रभुता को चुनौती थी। भारत तब से लगातार दाऊद इब्राहिम को खोज रहा है। 80 और 90 के दशक की ये तस्वीरें आज भी जब कोई भारतीय देखता है तो खून खौलता है कि कैसे उस दौर में बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो हीरोइन दाऊद के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए मुंबई से दुबई जाया करते थे। पिछले 30 सालों से भारत ने दाऊद को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। और फिर यह पता चला कि वो दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट हो गया है। उसे आईएसआई ने शरण दी है, जो उसकी सेवा करती है, उसकी सुरक्षा करती है। पाकिस्तान ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद कोई दाऊद को छू पाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख रहा है। और इसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि दाऊद इब्राहिम या उसके जैसे बाकी आतंकवादियों से अब पाकिस्तान भी तंग आ गया है, क्योंकि ये उसके फिलहाल तो किसी काम के नहीं बताए जा रहे। अब ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और ये जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर, ये सब लाइबिलिटी बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान उनको संभाल के बैठा है। आतंक की दुकानें तो मोदी सरकार ने बंद कर दी हैं। अब कहाँ पे कोई जिस हिसाब से भारत में आतंक के बड़े बड़े वाकयात होते रहते थे, अब कहाँ कुछ इतना मामला वो हो रहा है, तो इनके ऊपर खर्च करना, इनकी सिक्योरिटी पे वो करना, तो नामालूम अफराद पे बात जाती है। इतने सारे एक्ट हुए अभी पिछले 3 महीने में, मेरा ख्याल है 15-20 ऐसे टेररिस्टों के मरने की खबरें आई हैं। किसी को भी आपने ऑफिशियल जरिए से खबर सुना? वरना तो पाकिस्तान का फौरन शुरू हो जाते ना कि जो इतने सारे लोग मरे हैं वो तो पाकिस्तानी नेशनल थे, वो तो FBI की लिस्ट में नहीं थे। पाकिस्तान फौरन शोर मचाता कि देखो रॉ मार रही है, रॉ के लोग आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसी पे भी पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट लेवल पे ना मिलिट्री लेवल पे कहीं पे भी उन पे शोर नहीं उठा, उन पे कोई आवाज नहीं उठी। इसलिए कि हो सकता है, जो मेरा अपना अंदाजा है, कब ये लाइबिलिटी बन गए ना तो फिर ISI खुद सफाई कर रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान खुद ही अपने लिए मुसीबत बन चुके आतंकवादियों को ठिकाने लगा रहा है। और यह बात भी तय है कि अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मारा भी जाएगा तो वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। वैसे दाऊद के बारे में वक्त वक्त पर बड़े बड़े खुलासे होते रहे हैं। पिछले साल NIA ने टेरर फंडिंग केस में दाऊद और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की थी। इस चार्जशीट में दाऊद के परिवार के बारे में जानकारी दी गई थी और उसी से पता चला था कि दाऊद इब्राहिम ने दूसरी शादी भी कर ली है। NIA को दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह पारकर ने बताया था कि दाऊद ने पिछले साल जनवरी में दूसरी शादी की है। यह शादी पाकिस्तान की ही एक पठान महिला से की है। अली शाह ने बताया कि दाऊद की पहली बीवी महजबीन व्हाट्सएप पर सबके साथ कांटेक्ट में है। दूसरी बीवी से शादी करने के लिए दाऊद ने पहली बीवी से तलाक भी नहीं लिया है। अली शाह ने यह भी बताया था कि उसकी जुलाई 2022 में महजबीन से दुबई में मुलाकात हुई थी। इसके अलावा और भी बड़े खुलासे NIA की इस चार्जशीट से हुए थे, जिनसे दाऊद की पर्सनल लाइफ के बारे में और भी जानकारियां पता चली थी। जैसे कि दाऊद की सेहत अब ठीक नहीं रहती है, वो बीमार रहता है, इसीलिए अब उसका कारोबार पत्नी महजबीन और भाई अनीस इब्राहिम देखते हैं। दाऊद इब्राहिम की 3 बेटियां और 1 बेटा है। दाऊद की बड़ी बेटी मारूख की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुनैद से हुई है। दाऊद की दूसरी बेटी महरीन का निकाह 2010 में अमेरिकी कारोबारी के बेटे अयूब से हुई है, जबकि दाऊद के इकलौते बेटे मोइन नवाज की 2011 में अमेरिका में रहने वाली सानिया शेख से शादी हुई थी। पाकिस्तान में जब से भारत के अज्ञात हमलावर का खौफ फैला है,
ये डर तो दाऊद को भी जरूर सता रहा होगा। इसीलिए बताया जा रहा है कि आईएसआई ने उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी टाइट कर दी है, लेकिन इसका उसे अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि ऐसा हमला होगा। अभी तक पाकिस्तान में इसी साल कम से कम 20 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जो भारत में हुए आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं। इन आतंकियों को पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों जैसे कराची, सियालकोट, नीलम घाटी, खैबर पख्तूनख्वा, रावलकोट, रावलपिंडी और लाहौर में मारा गया। पाकिस्तान में इन सभी हत्याओं को एक ही तरह से अंजाम दिया गया। एक अज्ञात बंदूकधारी मोटरसाइकिल से आता है और बहुत नजदीक से गोली मार देता है। इसके बाद कोई समझ पाए इससे पहले ही हमलावर फरार हो जाता है। लेकिन जो दाऊद के साथ हुआ है वो जरा नया है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ये तो रशियन स्टाइल लगता है। In case if this hypothesis which is being circulated, he's been poisoned, but this is the Russian model. So it means that in case if they are saying this and if Dawood Ibrahim is in Pakistan, the question comes कि if this is the model, it means कि the Indian deep state जो है, they have hired people जो कि लोगों को मार रहे हैं यहाँ पे, कराची, डस्का, लाहौर, इधर उधर कश्मीर में, and then this is a new thing, आपका poison, if this is true, because since we don't have a news, we don't have any confirmation, we don't know anything, आपको पता है इलेक्शन ईयर भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, so वो ये चीजें सामने आपके आएंगी और भी आएंगी इसको। बट एनी हाउ ये जो दाऊद इब्राहिम का जो करेक्टर है, ऑब्वियसली ये बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर है। इंडिया हैज यूज्ड इट फॉर लॉन्ग, जिसे वो कहते हैं ना, एक ड्रग लॉर्ड है, दहशतगर्द है, फलां है। चीज कराची में हो रही है, नोबडी, पाकिस्तान में साइलेंस है, बट इन इंडिया एवरीबॉडी नोज दिस। ठीक है जी। Obviously, I'm not an investigative journalist, but I can raise few questions. I can talk and just see ये है क्या चीज। अगले 4 दिन देश की सियासत को हिलाकर रख देने वाले होंगे। सबसे बड़े पॉलिटिकल थ्रिलर का एपिसेंटर नई दिल्ली का यही इलाका बना हुआ है। सोचिए, एक दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के कुल मिलाकर 78 सांसदों को निलंबित किया गया। इसी सत्र में अब तक विपक्ष के 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। अब सवाल है कि इससे आगे क्या होगा। इसी नई दिल्ली में इंडिया अलायंस की अगली बैठक कल होने जा रही है। बीजेपी ने भी अपने सांसदों को बुला लिया है। इस बीच खबर आई कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दोबारा समन भेज दिया है। देश में इतने बड़े बड़े सियासी घटनाक्रमों के बीच आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी काशी में इत्मीनान से बैठकर बात कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी की एक एक तस्वीर को आपको गौर से देखना चाहिए। इसमें आपको एक नया प्रयोग और 2024 के लिए 400 सीटों वाला योग दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी और उनके विरोधियों में क्या फर्क है, यह रिपोर्ट आपको बताएगी। नरेंद्र मोदी को फार्मूला मिल गया, 80 में 80 सीट जीत की पक्की गारंटी वाला। आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे संकल्पों को सशक्त करते हैं। आइए एक बार दोनों हाथ उठाकर फिर से बोला, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत बधाई। हर जगह चर्चा है, नरेंद्र मोदी इस बार यूपी की सभी 80 सीटें जीत लेंगे। विपक्षी इंडी गठबंधन का बोरिया बिस्तर बांध देंगे, उनका खाता भी खुलना मुश्किल कर देंगे। मगर करेंगे कैसे? वो क्या फॉर्मूला है, उसे जानने से पहले मोदी और चंदा देवी के बीच की बातचीत को समझिए। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है। नरेंद्र मोदी का नया फॉर्मूला 100% जीत की गारंटी देता है। इस फॉर्मूले का नाम है MY।
अब विरोधी कहेंगे इसमें नया क्या है। यूपी में ये फॉर्मूला तो पहले से समाजवादी पार्टी के पास है। बस यही तो चक्कर है जिसकी वजह से विपक्षी मोदी के प्लान को समझ नहीं पाते और जब तक समझते हैं मोदी चुनाव जीत जाते हैं। 2024 में भी यही होने वाला है। अब से कुछ महीने बाद ही देश भर में चुनाव है और मोदी ने देश को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। ये गारंटी अगर आज देश को दे रहा हूं तो इसका कारण आप सभी हैं, काशी के मेरे स्वजन हैं। आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे संकल्पों को सशक्त करते हैं। आइए एक बार दोनों हाथ उठाकर फिर से बोला, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मोदी के MY और अखिलेश के MY का फर्क समझ लेते हैं। मोदी का MY फार्मूला महिला प्लस योजना है, अखिलेश का MY मुसलमान प्लस यादव है। मोदी के फार्मूले में हर महिला वोटर शामिल है। मोदी के फार्मूले में उनकी योजनाओं का फायदा उठाने वाला हर मतदाता शामिल है। मोदी अपने MY को जोड़ने के लिए वोटर के बीच पहुंच रहे हैं, महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर अपने साथ जोड़ रहे हैं। मोदी देश की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का मिशन शुरू कर चुके हैं। यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में जी सर। आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ जी सर। 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। चंदा देवी इस बात का सबूत है कि मोदी का MY फार्मूला 24 में सुपरहिट होने वाला है। मोदी को 80 में 80 सीट की गारंटी देने वाला है। लिहाजा जब भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से मिलने के बाद मोदी मंच पर पहुंचे तो फिर उन्होंने चंदा देवी का नाम लिया। चंदा देवी जैसी महिलाएं मोदी के 2047 में विकसित भारत बनाने के संकल्प की मजबूत नींव हैं। और आज अभी यही एक बहन हमारी चंदा देवी का मैंने भाषण सुना, इतना बढ़िया भाषण था। यानी मैं कहता हूं बड़े बड़े लोग भी ऐसा भाषण नहीं कर सकते। सारी चीजें इतनी बारीक से वो बता रही थी और मैंने कुछ सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब भी। और वो हमारी लखपति दीदी है। और जब मैंने उनको कहा कि आप लखपति दीदी बन गई तो उसने कहा कि साहब ये तो मुझे बोलने का मौका मिला है, लेकिन हमारे समूह में तो और भी 3-4 बहनें लखपति हो चुकी हैं और सबको लखपति बनाने का संकल्प किया है। यानी इस संकल्प यात्रा से मुझे और मेरे सभी साथियों को समाज के भीतर कैसी शक्ति पड़ी हुई है, एक से बढ़कर एक सामर्थ्यवान हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी लखपति दीदी के साथ साथ ड्रोन दीदी योजना भी चला रहे हैं। लखपति दीदी और ड्रोन दीदी दोनों का सीधा कनेक्शन गांव और किसानों से है। इस छोटी बच्ची के साथ मोदी और योगी की ये तस्वीर बहुत बड़ा मैसेज गांव गरीब के घर घर पहुंचाने वाली है कि मोदी योगी को सिर्फ उनके वर्तमान की नहीं भविष्य की भी चिंता है। पहले की सरकारों में योजनाएं फाइलों में दबी रह जाती थी,
लेकिन अब फर्क ये है कि मोदी खुद लोगों से सीधे जुड़कर फीडबैक ले रहे हैं। आप एक काम जरूर कीजिए, जितनों को भी जानते हैं उनको बताइए कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, हाँ तो आयुष्मान कार्ड बनवा दीजिए। जी सर। और कभी भी परिवार में किसी को भी मुसीबत आ जाए, हाँ हम तो कहेंगे कि भाई ना आए, लेकिन कभी आ जाए हाँ तो 5 लाख रुपए तक खर्चा जो है हाँ मोदी कर देगा। चलिए ठीक है सर। तो बताओगे सबको? हाँ सर, कार्ड बनवा दोगे? मदद भी कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब मोदी के 24 में जीत की गारंटी वाले MY फार्मूले का वाई भी समझ लेते हैं। वाई मतलब योजना जो गरीबों का जीवन संवारे। इनमें आयुष्मान भारत, PM गरीब कल्याण योजना, PM आवास योजना, PM उज्ज्वला योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM किसान सम्मान निधि, नल से जल योजना, उजाला योजना, मुद्रा लोन योजना, ऐसी दर्जनों योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं का लाभ हिंदू मुसलमान सबको मिले, इसके लिए सरकार खुद विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों के पास पहुंच रही है। पहले गरीब सरकार के पास सुविधाओं के लिए चक्कर लगाता था। अब मोदी ने कह दिया है कि सरकार खुद चलकर गरीबों के पास जाएगी, और इसलिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपरहिट हो गई है। काशी में भी हजारों नए लाभार्थी सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं जो पहले वंचित थे। किसी को आयुष्मान कार्ड मिला है, किसी को मुफ्त राशन वाला कार्ड मिला है, किसी को पक्के आवास की गारंटी मिली है, किसी को नल से जल का कनेक्शन मिला है, किसी को मैप मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। हमारी कोशिश है कि कोई भी लाभार्थी वंचित ना रहे, सबको उसका हक मिले। और इस अभियान से सबसे बड़ी चीज जो लोगों को मिली है वो है विश्वास। जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है उन्हें ये विश्वास मिला है कि उनका जीवन अब और बेहतर होगा। मोदी और विरोधियों में यही फर्क है। अखिलेश और राहुल गांधी इस तरह का नेचुरल कनेक्ट गांव घर के गरीबों से नहीं साध पाते। मोदी ने मिशन 2024 को सुपर स्पीड से दूर दराज के गांवों में भी पहुंचा दिया है, जबकि अखिलेश और राहुल गांधी जैसे मोदी विरोधी अभी गठबंधन की शर्तों पर ही अटके हुए हैं। कल जो बैठक है उसमें तो रहेंगे हम लोग, और हमें उम्मीद है देश के सभी नेता मिलकर के, और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। मध्य प्रदेश की बात खत्म हो गई और विधानसभा के चुनाव भी खत्म हो गए। अब ये जो बात चलेगी वो है 2024 के चुनाव को लेकर के। एनडीए हारे, इंडिया जीते, उसकी रणनीति में पीडीए कहीं न कहीं रहेगा। हमारी रणनीति पीडीए है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए एनडीए को हरा करके इंडिया को जिताएगा। अब सोचिए, जो विरोधी एक दूसरे को सीटों की गारंटी नहीं दे पा रहे, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा उसकी गारंटी पर जनता कैसे भरोसा करेगी। मोदी का पलड़ा इसलिए भी भारी है क्योंकि वो गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश में घुमा रहे हैं। देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। यूपी में अब तक की सबसे बड़ी जीत 1977 में जनता पार्टी ने दर्ज की थी। तब उनका कई दलों से गठबंधन था। 1984 की इंदिरा लहर में कांग्रेस ने 85 में 83 सीटें जीती थी।
तब उत्तराखंड नहीं बना था। 2014 में बीजेपी ने 80 में 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। क्या मोदी योगी की डबल इंजन सरकार इस बार सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी? देश में चर्चा तो यही है। काशी में मोदी ने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। आज देश में विकास की रफ्तार क्या है, इसकी झलक आपको अकेला बनारस ही दिखा देता है। बनारस में रोजगार और व्यापार कारोबार एक नई तेजी पकड़ चुका है। पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिंता होने लगती थी कि शहर तक कैसे पहुंचेंगे। टूटी सड़कें और अव्यवस्था, यही बनारस की पहचान थी। अब बनारस का मतलब है आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। अब इस पिक्चर को पूरा समझने के लिए मोदी के तर्कश में और क्या क्या है, जो 2024 में विरोधियों को मैदान में उतरने से पहले ही मूर्छित कर देगा। सबसे बड़ा अस्त्र राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विकास है, और सबसे बड़ी बात सनातन का बुलंद इकबाल है। यूपी में सनातनी वोट 80% है, जबकि मुस्लिम वोट 20% के आसपास है। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद 13 करोड़ सनातनी दर्शन को आ चुके हैं। अयोध्या में उद्घाटन से पहले ही सभी होटल बुक हो चुके हैं। मतलब अगर 24 में 50% सनातनी वोट भी मोदी को मिला तो विरोधी पहले ही रेस से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मोदी बार बार कांग्रेस के उस कालखंड की याद दिला रहे हैं जब देश पर औरंगजेब और बाबर वाली सोच हावी थी। भाई और बहनों, गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक का विरोध किया गया था और ये सोच दशकों तक देश पर हावी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला गया, अपनी विरासत पर गर्व करना भूल गया। 2014 के बाद उस सोच पर न सिर्फ प्रहार हुआ बल्कि उसके प्रतीकों को भी ढा दिया गया। अब 500 साल बाद राम मंदिर का उद्घाटन 22 को मोदी खुद करने जा रहे हैं। उसके बाद मथुरा में औरंगजेब के निशान मिटाकर नंदलाल को भी मुक्ति दिलाने का प्रण सनातनी कर चुके हैं। काशी का कायाकल्प हो चुका है। बुद्ध सर्किट और राम सर्किट का काम जोरों पर है। धर्म और कर्म का यही संगम 24 में 80 में 80 की गारंटी बनने वाला है। लेकिन भाई और बहनों, आजादी के 7 दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घुमा है। देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है।